आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आप बच्चे लगातार अच्छी मेहनत करते रहना, क्योंकि आने वाले समय में आपको हरियाणा के अंदर टेक्निकल भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारी 4 से 5 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। तो इन पोस्टों की तैयारी करवाने के लिए हमने आप बच्चों को यूट्यूब के ऊपर अपना ऐसे का लाइनमैन का जितना सिलेबस था थ्योरी के रूप में और MCQ के रूप में करवा दिया है। उसके बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है आप बच्चों के लिए 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। इसकी हमारी 22 से 23 क्लासें हो गई है, लेकिन आज हम आपको एक अच्छी और महत्वपूर्ण क्लास देने वाले हैं। तो आपका जो पेपर होगा हरियाणा के अंदर लाइनमैन का और ऐसे का, उसके लिए हमने आप बच्चों को आज एक पहला प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 70 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के होंगे। तो जैसा आपका पैटर्न आएगा HSC की तरफ से, उसकी तरफ पे हमने आप बच्चों के लिए 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करवाने हैं, ताकि आपका आने वाले एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप नंबर प्राप्त करो और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करो। तो आज हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर ये आपको अच्छा लगे, अच्छी प्रकार से समझ में आए, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये प्रैक्टिस सेट है जो हरियाणा के अंदर टेक्निकल भर्तियों का पेपर होना है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेटों से ही देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास हमारी है, हम आज आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 है ALM एंड SA। हरियाणा के अंदर जो ALM और SA का पेपर होगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन है 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए है। तो 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए क्या होता है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज धारा होती है, लाइन धारा बराबर में फेज धारा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा जो हमारे पास स्टार संबंधी कनेक्शन होता है उसमें कौन सी चीज बराबर होती है? तो स्टार कनेक्शन होता हमारा इस प्रकार से RN, BRY और B इस प्रकार से होता है। तो हमारे इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा IL होता है, क्या होता है? IL बराबर में क्या होता है? IPH। लाइन धारा बराबर में क्या होती है? फेज धारा होती है। क्या होती है? लाइन धारा बराबर में क्या होती है? फेज धारा होती है। लाइन वोल्टेज बराबर में फेज वोल्टेज किसके अंदर होती है? डेल्टा कनेक्शन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? डेल्टा कनेक्शन के अंदर होती है। आठ सौ वाट हीटर को 200 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो धारा का मान क्या होगा? हमारे पास क्या इस प्रकार से हीटर की कॉइल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? हीटर की कॉइल बनी हुई है, और इसको कह रहा है ये कितने का है? जो ये कुंडली है ये कितने की है? 800 वाट की है। कितने की है? 800 वाट की। और इसको जो वोल्टेज दी गई है वो वोल्टेज हमारे पास कितनी है? 200 वोल्टेज है। कितनी है? 200 वोल्टेज है। तो हमसे किसका मान पूछा? आई का। किसका मान पूछा? आई का। तो आई बराबर हमारे पास क्या होता है? V/R। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है? R नहीं है। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, क्या होता है? P बराबर में V गुणा में I। क्या होता है? P बराबर में V गुणा में I। तो यहाँ से मैं P की वैल्यू दे रखी कितनी? 800 बराबर में 200 गुणा में I। तो यहाँ से I निकालें तो हमारे पास I क्या हो जाएगा? I बराबर में 800/200। 2 0 से 2 से काटने कितने पे कट गया? 4 पे। तो हमारे पास सर्किट के अंदर कितनी धारा जाएगी? 4 एम्पियर की धारा जाएगी। कितनी धारा जाएगी? 4 एम्पियर की धारा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमिनेशन करने से कौन सी हानि कम होती है? तो किससे पूछा भी? लैमिनेशन करने से कौन सी हानि कम होती है? बवर धारा हानि कम होती है, हिस्टेरिसिस हानि कम होती है, कॉपर हानि कम होती है, इनमें से नहीं। तो कॉपर हानि हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है अस्थिर हानि होती है। कौन सी होती है? अस्थिर हानि होती है। कौन सी होती है? अस्थिर। ये क्या करती है? लोड के ऊपर निर्भर रहती है। ये हमारे पास किसके दोनों? ये हमारे पास लोहा हानि है। दोनों कौन सी है? लोहा हानि होती है। तो लेमिनेशन करने से हमारे पास कौन सी हानि होती है? तो लेमिनेशन करने से हमारे पास भंवर धारा हानि कम होती है। तो ये होती क्या है हमारे पास? WE बराबर, इसको एडी करंट लॉस बोलते हैं, BM का स्क्वायर
एफ का स्केयर और टी का स्केयर, ये हमारे पास क्या होती है, भंवरधार नहीं होती है। बी एम होता है मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और एफ होता है हमारे पास आवर्ती, और टी हमारे पास क्या होती है, थिकनेस है, और इसकी जो मोटाई पूछी जाती है वो कितने 0.35 mm से 0.5 mm तक हम इसकी क्या लेते हैं, मोटाई लेते हैं। दूसरी हमारे पास होती है स्टेरिसिस हानि, सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से स्टेरिसिस हानि क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे पास होती है WH बराबर में नीटा BM 1.6 FV, ये हमारे पास क्या होती है, ये हानि होती है। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है, लेमिनेशन करने से कौन सी भंवरधार हानि क्या होती है, हमारी कम होती है। किस परिणामिता का आकार अधिकतम होता है, तो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिनमें से आकार सबसे अधिकतम होगा, 500 kVA 25 HZ, 100 kVA 500 HZ, 10 kVA 50 HZ, 1000 kVA 10 HZ। तो आपने बताना इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा जिसका आकार क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। तो आपने एक बात याद रखनी है, जिसकी आवृत्ति कम होगी, क्या, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। जिसकी आवृत्ति कम, जिसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, आवृत्ति कम होगी तो आकार क्या होगा, बड़ा। इनमें से आवृत्ति किसकी कम है, तो 10 HZ। तो ट्रांसफॉर्मर क्या काम क्या करता है, एक लेवल की वोल्टेज को दूसरी लेवल की वोल्टेज में बदलता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए, और ना ही पावर को चेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेपर मोटर। एक मोटर होती है, तो स्टेपर मोटर कैसी मोटर होती है, DC मोटर होती है, 3 फेज मोटर होती है, सिंगल फेज AC मोटर होती है, या उपरोक्त सभी। तो स्टेपर मोटर हमारे किस प्रकार की मोटर होती है, ये नियत गति वाली होती है, और क्या करती है, स्टेप में चलती है। किसमें चलती है, स्टेप के अंदर ये चलती है हमारी, किसमें चलती है, स्टेप में। तो इसमें जो पूछे जाते हैं स्टेप कितने होते हैं छोटे, तो हमारे पास कितने होते हैं, 12, 24, 72, 144, 180 और 200। तो इसके अंदर छोटे स्टेप कितने होते हैं, 200। इसके लिए हमें एंगल चाहिए 30 डिग्री का, इसके लिए 15 डिग्री का, इसके लिए हमें चाहिए 5 डिग्री का, इसके लिए हमें चाहिए 2.5 डिग्री का, इसके लिए चाहिए हमें 2 डिग्री का, और इसके लिए चाहिए 1.8 डिग्री का। तो ये क्या होता है, इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर क्या नहीं होता, कार्बन ब्रुश नहीं होता, अधिक विश्वसनीय मोटर होती है। तो ये कैसी हमारे पास सिंगल फेज AC मोटर होती है। कैसी होती है, सिंगल फेज AC मोटर होती है। एक 1.5 ओम प्रतिरोध का कलर कोड होगा। तुम्हारे पास क्या भाई, 1.5 ओम का प्रतिरोध है, उसका कलर कोड पूछ रखा क्या होता है। तो आपने याद रखना है नाम, BB रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये हमारे पास होता है 0 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन रंगों के नाम होते हैं हमारे पास, ये होता है हमारे पास काला, कौन सा होता है, काला। ये हमारे पास होता है भूरा, ये हमारे पास होता है लाल, ये हमारे पास होता है संतरी, हमारे पास होता है संतरी, ये हमारे पास होता है पीला, ये हमारे पास होता है हरा, ये होता है नीला, ये होता है जामुनी, ये होता है हमारे पास ग्रे, और ये हमारे पास होता है सफेद। तो ये हमारे रंगों के नाम और उनके क्या है, कोड है। बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो जो काला होता है उसका अंक होता है 0, भूरे का होता है 1, लाल का होता है 2, संतरी का होता है 3, पीले का होता है 4, हरे का होता है 5, नीले का होता है 6, जामुनी का होता है 7, ग्रे का होता है 8 और सफेद का होता है 9। तो हमारे पास क्या है, अगर 3 हमें रंग दिए तो हमारे पास क्या होता है, तो हम लिखते हैं पहला रंग, इसके साथ में दूसरा रंग क्या लिखते हैं, आपने लिखना है पहला रंग दूसरा रंग, ऐसे लिखना होता है। और गुणा में 10 की पावर तीसरा रंग, क्या होता है, 10 की पावर तीसरा रंग। तो हमारे पास पहला रंग क्या दिया हुआ, हमारे पास 1.5 दिया हुआ है। तो एक किसकी, एक दिया हुआ है, एक हमें कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो हमारे पास एक पे कौन सा रंग है, तो हमारे पास एक पे है, कौन सा है, भूरा है। कौन सा है,
1 पे हमारे पास है बूरा, कौन सा है, बूरा, वो लिखा हुआ है। 5 पे हमारे पास कौन सा होता है, 5 पे होता है हमारे पास हरा, 5 पे हमारे पास कौन सा है, हरा है। ये दे दिए। अब ये तो सब में दिए बूरा है, तो ये हरा तो नहीं आएगा, पहले हमारे पास लाल भी नहीं आएगा, और हमारे पास क्या है, बूरा बूरा 2 है। अब हमारे पास क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर की होती है 10 की -2, और सुनहरे की होती है 10 की -1, तो गुणा में 10 की -1, तो हमारे पास क्या है, बूरा आ गया 1 पे, ये आ गया 5 पे, गुणा में 10 की -1, तो ये हो गया हमारे पास 15 बटे में, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो गया 10, तो हमारे पास कितना गया, 1.5 आ गया। तो हमारे पास कलर कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चालक में करंट कौन तय करता है, तो हमारे पास जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसमें करंट कौन तय करता है, तो हमारे पास चालक क्या होता है, जिसके अंदर आसानी से करंट का प्रवाह हो जाए, जिसके अंदर प्रतिरोध क्या हो, निम्न हो, और चालकता क्या होनी चाहिए, उच्च हो, हमारे पास क्या होता है, चालक होता है। तो करंट हमारे पास क्या होता है, किसी बंद सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रॉनों का गुजरना, किसी बंद परिपथ में से इलेक्ट्रॉनों का गुजरना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो चालक में करंट कौन तय करता है, तो चालक के अंदर करंट प्रोटॉन की संख्या तय करती है, न्यूट्रॉन की संख्या तय करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है, या उपरोक्त सभी। तो हमारे पास कौन करता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करती है, करंट का तय करती है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास उदासीन, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, उदासीन। और इस पे हमारे पास कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब 250 वोल्टेज आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, जब 250 वोल्टेज आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, लैंप धीमा जलेगा, लैंप जलेगा नहीं, लैंप फ्यूज हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या है, ये एक बल्ब है, कितने का, 6 वोल्टेज का है, और इसको हम क्या दे रहे हैं, इसको वोल्टेज दे रहे हैं कितनी, 250 वोल्टेज दे रहे हैं। तो पूछ रहा है इस लैंप के अंदर क्या होगा, लैंप धीमा जलेगा, लैंप जलेगा नहीं, लैंप फ्यूज हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। अगर 6 वोल्टेज को हम कितनी दे रहे हैं, 250 वोल्टेज दे रहे हैं, तो लैंप क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंप फ्यूज हो जाएगा। कम प्रतिरोध वाले, कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से पृथ्वी में विद्युत ऊर्जा का तत्काल प्रभाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कम प्रतिरोध वाले तार, हमारे पास क्या, एक तार है, इसका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है इसका कम, प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है, तार के माध्यम से पृथ्वी में विद्युत ऊर्जा का तत्काल प्रभाव। तो इसके अंदर क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है, क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट का जो करंट है, इस तार के माध्यम से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इसका प्रतिरोध क्या है, कम है, तो धारा क्या होगी, ज्यादा जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल है। और लीकेज धारा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है, तो डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है, शून्य होता है, निम्न होता है, उच्च होता है, या मध्यम होता है। तो आपने बताना भी, जो डीसी सीरीज मोटर होती है हमारे पास, उसके अंदर टॉर्क कितना होता है। तो डीसी मोटर को हम क्या भी कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। क्या, डीसी मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रारंभिक धारा अधिक होने के कारण वाइंडिंग जलने का क्या रहता है, खतरा रहता है। क्या, प्रारंभिक जो गति इसकी अधिक होने के कारण इसकी वाइंडिंग जलने का क्या रहता है, खतरा रहता है। क्योंकि जो इसके अंदर आर्मेचर प्रतिरोध होता है, क्या होता है, आर्मेचर प्रतिरोध, इस मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध। तो आर्मेचर प्रतिरोध हमारे पास क्या होता है, 1 ओम से कम होता है। क्या होता है, 1 ओम से भी क्या होता है, कम होता है। तो प्रतिरोध कम होगा तो इसके अंदर धारा क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। अगर वाइंडिंग के अंदर शुरुआत में धारा अधिक चली गई तो वाइंडिंग क्या हो सकती है, जल सकती है। इसलिए इस मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। प्रारंभ में इसके ऊपर लोड क्या होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। तो इस मोटर का वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। क्या होती है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत हो, या उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जहां पे जरूरत हो, वहां पे
इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क जैसे हमारे पास क्रेन होगी, क्रेन के अंदर प्रयोग किया जाता है, रेलवे में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? शून्य होता है, निम्न होता है, उच्च होता है या मध्यम होता है? तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है क्या होता है? उसका उच्च होता है। और जहाँ पे उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है वहीं पे डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। और इसको चलाने के लिए हमारे पास कौन सा? 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? 2 बिंदु स्टार्टर का। डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। चालक का प्रतिरोध उल्टे अनुपात में होता है। तुम्हारे पास क्या है? एक कंडक्टर है, उसके अंदर जो प्रतिरोध हो किसके उल्टे अनुपात में होता है? लंबाई के होता है, तापमान के होता है, क्षेत्रफल के होता है या उपरोक्त सभी के होता है? तुम्हारे पास क्या होते हैं? जो चालक होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? वो पीटीसी नेचर के होते हैं। कौन से होते हैं? पीटीसी के। पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक तापमान गुणांक। इसका मतलब है जैसे हमारे पास तापमान बढ़ेगा तो क्या हुआ? प्रतिरोध भी क्या करेगा? बढ़ेगा और चालकता हमारे पास क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो तापमान के ऊपर क्या है? तापमान की क्या भाई? सीधे समानुपाती है। एक हमारे पास होता है आर समानुपाती रो एल बाई ए। एक हमारे पास ये होता है, क्या होता है? तो यहां से हमारे पास आर समानुपाती रो विशिष्ट प्रतिरोधकता, आर समानुपाती एल और आर उल्टे अनुपात में एरिया के। तो लंबाई के भी क्या ये भाई? लंबाई के भी सीधे अनुपात में है। तो हमारे पास ये क्या भाई? एरिया के क्या होता है? एरिया के हमारे क्या होता है? ये उल्टे अनुपात में होता है। किसके? क्षेत्रफल के क्या होता है? ये उल्टे अनुपात में होता है। तो दो चालक का प्रतिरोध है वो क्या होता है? क्षेत्रफल के क्या होता है? उल्टे अनुपात में होता है। धारिता की इकाई होती है, तो धारिता की इकाई कौन सी होती है? कूलाम होती है, फेराड होती है, ओहम होती है या हेनरी होती है? तो धारिता की इकाई आपने बताना है कौन सी होती है। तो ये जो क्लास आप देख रहे हो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये ऐसा ही पेपर आपको, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको जब आप एग्जाम देने बैठोगे उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमने आप बच्चों के लिए 20 से 25 प्रैक्टिस सेट तैयार किए है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अपने बिल्कुल जी जान लगा के अच्छी मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करते रहना है ताकि आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। तो धारिता किसकी इकाई होती है? कूलाम हमारे किसकी होती है? कूलाम होती है हमारे पास चार्ज की। किसकी? चार्ज की, आवेश की। फेराड किसकी होती है? फेराड होती है धारिता की। किसकी होती है? धारिता की। ओम किसकी होती है? ओम होती है प्रतिरोध की होती है, प्रतिबाधा की होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की। हेनरी किसकी होती है? प्रेरक की। किसकी होती है? प्रेरक की। तो धारिता की इकाई हमारे पास क्या होती है? फेराड होती है। सी बराबर ई ए बाय डी। इस प्रकार से हमारे पास क्या होती है? धारिता होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? धारा की है, वोल्टेज की है, ऊर्जा की है या शक्ति की है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो हमारे पास धारा किसकी होती है? धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। शक्ति की क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। तो ऊर्जा की इकाई एक तो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक क्या होती है? के डब्ल्यू एच। क्या होती है? के डब्ल्यू एच। जूल भी इकाई होती है इसकी। हर जगह कैलोरी भी इकाई होती है ऊर्जा की। क्या होती है? कैलोरी भी इकाई होती है। क्या होती है? कैलोरी भी। हर जगह अलग अलग ऊर्जा के लिए अलग अलग इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ऊर्जा की इकाई होती है। निकल प्लेटिंग के लिए एनोड बना होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं? सेल होते हैं, उसके अंदर दो होते हैं। एक तो हमारे पास एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। और एक हमारे पास क्या होता है? कैथोड। तो बैटरी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं? बैटरी की डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके? बैटरी डिस्चार्जिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एनोड हमारे पास कौन सा होता है?
पॉजिटिव होता है जिससे ऊर्जा बाहर निकलती है, और कैथोड हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, जिसके अंदर से धारा क्या करती है प्रवेश करती है। तो पूछा निकल प्लेटिंग के लिए एनोड बना होता है शुद्ध लोहा का, शुद्ध निकल का, निकल आयरन का या कार्बन का। तो हमारे पास किसका बना होता है निकल प्लेटिंग के लिए एनोड, तो हमारे पास शुद्ध निकल का बना होता है। किसका बना होता है? शुद्ध निकल का बना होता है। एक 800 केवीए 400 एच जेड ट्रांसफॉर्मर 50 एच जेड आवृत्ति पर संचालित होता है, तो केवीए रेटिंग क्या होगी? क्या पूछा है? केवीए रेटिंग पूछा हमसे क्या होगी। एक 800 केवीए का और 400 एच जेड का ट्रांसफॉर्मर है, अगर वही 50 एच जेड आवृत्ति पर संचालित होता है तो केवीए रेटिंग क्या होगी? तो यहीं से एक अंदाजा तो हमारे पास क्या है 800 का है और 400 पे, तो ये कितनी है? 2 गुना है। कितनी है? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 हो जाएगा। तो वैसे तो आंसर हमारा सीधा अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गया? 100 आ गया। लेकिन अगर इसको हम निकालें तो हम क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है। हम जानते हैं तो हमारे पास क्या होता है केवीए 2 बाई केवीए 1 बराबर में F2 बटे में F1। क्या होता है? F2 बटे में F1। ये हमें दिया हुआ है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा केवीए 2 गुणा में F1 बराबर में केवीए 1 गुणा में F2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहां से हम निकालें क्या निकालनी? केवीए रेटिंग निकालनी है। केवीए 2 हमने निकालनी है, तो हमारे पास केवीए 2 बराबर क्या हो जाएगा? केवीए 2 बराबर हो जाएगा केवीए 1 गुणा में F2 बटे में F1। तो केवीए 1 हमारे पास कितना है? 800 वाट है। कितना है? 800 वाट है। 800 केवीए है गुणा में क्या F2 हमारे पास कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 है। और F1 हमारे पास कितनी है? F1 हमारे पास है 400। 0 से 0, 0 से 0, 4 से काटेंगे कितने पे कट गया? 20 पे। तो बराबर में हमारे पास क्या होगा? 100 केवीए। क्या हो गया? 100 केवीए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीसी उपकरणों में शंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जो डीसी उपकरण होते हैं उनमें शंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेका का किया जाता है, कार्बन का किया जाता है, मैंगानीन का किया जाता है या नाइक्रोम का किया जाता है? तो हमारे पास जो डीसी उपकरण होते हैं उनमें शंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके रूप में हम करते हैं मैंगानीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मैंगानीन का, क्योंकि तापमान बढ़ने से इसके प्रतिरोध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास मिश्रण किसका होता है? एक तो होता है हमारे पास तांबा। क्या होता है? तांबा प्लस में मैग्नीन। क्या होता है? मैग्नीन प्लस में होता है निकल। क्या होता है? निकल। तो इन तीन चीजों का क्या होता है मिश्रण? तांबा हमारे पास कितना होता है? 84% होता है। प्लस में मैग्नीन कितना होता है? 12% होता है। प्लस में निकल हमारे पास कितना होता है? 4% होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मैग्नीन के बनाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला द्वितीयक वितरण वोल्टेज है, तो जो सबसे ज्यादा द्वितीयक वितरण वोल्टेज प्रयोग किया था वो कौन सा होता है हमारे पास? एक होता हमारे पास प्राथमिक वितरण जो हमारे कितने पे है? लगभग 1100 वोल्टेज के ऊपर किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला द्वितीयक वितरण वोल्टेज है 11 केवी बाई 11 केवी और 100 वोल्टेज है, 230 वोल्टेज और 440 वोल्टेज है, 500 वोल्टेज और 100 वोल्टेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेकेंडरी वितरण होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में और घरों की सप्लाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? घरों की सप्लाई के लिए और औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हमारे क्या होता है सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता है। तो इसके अंदर हमारे पास होता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। क्या होता है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। तो इसके अंदर 3 फेज होते हैं और 4 क्या होते हैं? तार होते हैं। तो ये हमारे पास कितना होता है? इसके अंदर लाइट लोड और पावर लोड दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं।
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर हमारे पास ये MRI मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। पिछले एग्जाम के अंदर इसमें से 7 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 7 से 10 क्वेश्चन इस एग्जाम के इस पेपर में 7 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो हमारे पास क्या भी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है किसका? PMMI का। किसका? PMMI परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग आयरन होता है। एक हमारे पास होता है PMMC। क्या होता है? PMMC परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग क्वाइल। तो PMMC का प्रयोग किया जाता है केवल डीसी सप्लाई के लिए, डीसी केवल। और इसका प्रयोग हम करते हैं AC व DC। किसके लिए? AC व DC दोनों सप्लाई के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। A व B दोनों हमारे क्या है? राइट आंसर है। AC व DC के लिए मूविंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। चार पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 50 HZ आवृत्ति पर संचालित होती है। इस स्थिति में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की गति होगी। तो जो मोटर होती है उसमें के अंदर दो गति होती है हमारे पास। एक तो होती है स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसकी, और दूसरी होती है हमारे पास रोटर की गति। तो इन दोनों गति का अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। एक होती है हमारे पास NS सिंक्रोनस गति, और दूसरी होती है हमारे पास NR रोटर गति। तो NS निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? NS बराबर में 120 F बटे में P। ये हमारे पास क्या होता है? सिंक्रोनस गति निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड 120 गुणा में F बटे में P होता है पोल और F होती है हमारे पास आवृत्ति। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 120 गुणा में आवृत्ति कितनी दी है? 50, और पोल कितने दिए हैं? 4। काटे कितने पे कट गया? 3 पे, और ये 0 30 पे कट गया। तो 5 ये 15 और 2 0। तो हमारे पास कितने पे होगी? RPM 1500 RPM के ऊपर हमारी मोटर क्या करेगी? चलेगी। किस पे? 1500 RPM पे हमारी क्या करेगी? मोटर गति करेगी। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से एमर का भाग। तो किसका पूछा है? एमर का। एमर हमारे पास क्या होता है? हथौड़ा। क्या होता है? हथौड़ा। तो हथौड़े के इनमें से कौन कौन से भाग हैं? चीक है, एंडल है, फेस है, उपरोक्त सभी। तो हमारे पास चीक भी होता है इसका भाग, एंडल भी होता है, और फेस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। और क्या होता है इसके पास? इसका एक भाग और होता है वेज। क्या होता है? वेज भाग भी इसका एक भाग होता है। किसका? हथौड़े का एक भाग क्या होता है? वेज भी होता है। क्या होता है? वेज भी इसका क्या होता है? एक भाग होता है। और क्या होता है इसके आगे? एक इस प्रकार से होता है हमारे पास, ये आगे से बॉल टाइप होता है। और एक क्या होता है इसका? एक भाग और होता है हमारे पास, एक भाग होता है इसके अंदर पिन। क्या होता है? पिन। तो ये सारे क्या होते हैं? हथौड़े के भाग है। वोल्टेज का पता लगाएं जब 5 ओम का प्रतिरोध प्रति सेकंड 125 जूल उष्मा उत्पन्न करता है। किसका लगाना भाई? वोल्टेज का पता लगाएं जब 5 ओम का प्रतिरोध प्रति सेकंड 125 जूल उष्मा उत्पन्न करता है। तो हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास H बराबर में आई स्केयर आर टी। क्या होता है? H बराबर में आई स्केयर आर टी। क्या होता है? H बराबर में आई स्केयर आर टी। तो H हमें कितनी दी हुई? 125। कितनी दी हुई है? 125 बराबर में आई स्केयर गुणा में R कितना है? R है 5 गुणा में प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर है। तो हमारे पास 125 बराबर में 5 आई स्केयर। तो यहाँ से आई स्केयर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? आई स्केयर बराबर हो जाएगा 5 गुणा में 125। तो आई स्केयर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 625। तो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 25। तो ये धारा है, वोल्टेज नहीं है। क्या है? धारा का पता होना चाहिए था। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 25 वोल्टेज। कितनी? 25 आई। तो धारा हमारे पास कितनी आएगी? 25 एम्पियर।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। तो विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से। तो ई बराबर हमारे पास होता है बल गुणा में बल बटे में चार्ज। क्या होता है? चार्ज या आवेश। क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। तो हमारे पास बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है हमारे पास न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज की क्या होती है? कुलाम। क्या होती है? कुलाम। क्या होती है? कुलाम। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कुलाम होती है, कुलाम गुणा में न्यूटन होती है, न्यूटन होती है या एम्पियर होती है। तो हमारे पास क्या होती है? न्यूटन बटे में कुलाम। ऑप्शन नंबर ए। BIS के अनुसार डीसी आपूर्ति में पॉजिटिव, नेगेटिव और तटस्थ तार का रंग होता है। तो किसके? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है भाई, BIS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसकी क्या होती है? हमारे पास फुल फॉर्म होती है। तो इसमें पूछा भाई जो हमारे पास डीसी आपूर्ति है उसके अंदर पॉजिटिव तार का रंग कैसा होता है, नेगेटिव का कैसा होता है और तटस्थ रंग तार का रंग कैसा होता है? लाल, नीला और काला, लाल, पीला और नीला, नीला, हरा और काला, काला, लाल और हरा। तो हमारे पास BIS के अनुसार डीसी आपूर्ति में जो इसके लिए पॉजिटिव के लिए होता है लाल, नेगेटिव के लिए होता है नीला और तटस्थ तार का रंग होता है हमारे पास काला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। थ्री फेज एसी मोटर के रोटर को स्थापित किया जाता है। तो हमारे पास कौन सी है? थ्री फेज एसी मोटर है। उसके रोटर को किसके ऊपर स्थापित किया जाता है? तो एसी मोटर होती है जो हमारे पास थ्री फेज एसी मोटर होती है उसके स्टेटर को सप्लाई दी जाती है या रोटर को सप्लाई दी जाती है? तो इसके अंदर हमारे दो भाग होते हैं, एक तो होता है स्टेटर है और एक होता है हमारे पास क्या? रोटर। कौन सा होता है? स्टेटर और रोटर। तो जो स्टेटर होता है हमारे पास क्या होता है? वो स्थिर भाग होता है। क्या होता है? स्थिर भाग होता है। क्या होता है? स्थिर भाग। और रोटर हमारे पास क्या होता है? रोटर होता है घूमने वाला भाग। कौन सा? घूमने वाला भाग। तो हम क्या करते हैं? इसके स्टेटर को क्या कहते देते हैं? थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं, जिसके कारण इसके अंदर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बना जाता है। और फिर क्या करते हैं? रोटर चालक कर इस चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं तो उसके अंदर भी क्या पैदा हो जाता है? EMF है। तो पूछा जाता है जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो किसके जैसे होती है? तो होती है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के जैसे। किसके? ट्रांसफॉर्मर के जैसे। जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करती है और जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करती है। तो इसके रोटर को किसके ऊपर स्थापित किया जाता है? शाफ्ट के ऊपर स्थापित किया जाता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं। तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के अंदर जो हमारे स्लिप रिंग होते हैं वो कितने प्रयोग किए जाते हैं? 3। कितने प्रयोग किए जाते हैं? 3 स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं। डिटेल में हमने पहले इनको पढ़ लिया है और जो हमारी 2000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें हम क्या करते हैं? हर क्वेश्चन को डिटेल से बताते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको ये जांचने के लिए भी आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना आपका स्कोर बनाइए आपके एक मॉक टेस्ट की तरह क्या करेंगे? काम करेंगे। आपने पहले अपने आप उत्तर दे के देखना भाई आपके कितने सही हुए हैं, तभी आपको क्या अपनी तैयारी का पता लगेगा इसमें से आपके कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं, कितने गलत हुए। तो लगातार आप जब मेहनत करते रहोगे तो आपके क्या जो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होने लग जाएंगे? अटेम्प्ट होने लग जाएंगे। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन क्या होंगे? ठीक होंगे। तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित होकर चल रही है तो शक्ति कारक होगा। तो हमारे पास क्या भाई तुल्यकालिक गति का मतलब होता है वह मोटर जो क्या चले? एक समान स्पीड पे चले, तुल्यकालिक गति। तो क्या करा भाई? अति उत्तेजित होकर चल रही है तो पावर फैक्टर होगा, इकाई होगा, अग्रगामी होगा, पश्चगामी होगा या शून्य होगा। अगर हमारी मोटर अति उत्तेजित होकर चल रही है तो हमारा पावर फैक्टर होगा अग्रगामी। और अगर हमारी मोटर क्या है? निम्न उत्तेजित। क्या है? निम्न उत्तेजित। क्या है? निम्न उत्तेजित है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर होगा हमारा पश्चगामी। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक होते हैं। तो पी प्रकार का जो चालक होता है उसमें मुख्य वाहक क्या होते हैं? तो ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पी टाइप और एक होता है हमारे पास एन टाइप। जो पी टाइप होता है उसमें क्या होते हैं? बहुसंख्यक। क्या? बहुसंख्यक। पूछा जाता है ये बहुसंख्यक क्या होते हैं?
और अल्पसंख्यक क्या होते हैं, क्या पूछे जाते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं। तो बहुसंख्यक इसके अंदर होते हैं ओल्स, क्या होते हैं, ओल्स होते हैं। अगर इसके अंदर बहुसंख्यक पूछे तो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर अल्पसंख्यक क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे ओल्स होते हैं, क्या होते हैं, ओल्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं भाई मेजोरिटी कैरियर, क्या बोलते हैं, मेजोरिटी कैरियर। इनको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, मेजोरिटी कैरियर बहुसंख्यक, माइनॉरिटी कैरियर अल्पसंख्यक। तो हमारे पास पी प्रकार के चाल में मुख्य वाहक कौन से होते हैं, तो इसके अंदर जो मुख्य वाहक होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, ओल्स, और ये किसके अंदर होते हैं, एन प्रकार में होते हैं। किसमें होते हैं, एन प्रकार में। हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या भाई नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन टोरक सामान्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो अवमंदन टोरक होता है वो सामान्य रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, स्थिर विद्युत रूप से नहीं किया जा सकता, न्यूमेटलिकली रूप से नहीं किया जाता, विद्युत चुंबकीय रूप से नहीं किया जाता, द्रव घर्षण से नहीं किया जाता। तो हमारे पास जो टोरक होते हैं, 3 प्रकार के टोरक हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टोरक होता है, जो सुई को प्रारंभ स्थिति से सरकाने के लिए या धकेलने के लिए प्रयोग किया था, डिफ्लेक्टिंग टोरक, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण टोरक बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोलिंग टोरक। तो डिफ्लेक्टिंग टोरक से सुई आगे की ओर खिसक जाती है, उस सुई को वापिस धकेलने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टोरक करते हैं। तो विक्षेपण टोरक से आगे की ओर और कंट्रोलिंग टोरक से पीछे की ओर सुई जाती है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाती है, कंपन पैदा हो जाती है सुई के अंदर। उस कंपन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अवमंदन टोरक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अवमंदन टोरक। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन टोरक सामान्य उत्पन्न नहीं किया जाता, तो स्थिर वैद्युतीय रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसके स्थिर वैद्युतीय रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बाकी तीनों से हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है, किसका, सौर ऊर्जा, जो सूर्य का ऊर्जा उसे हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, उसका सिद्धांत किसके ऊपर आधारित होता है, फोटोवोल्टिक प्रभाव पे होता है, विखंडन प्रभाव पे होता है, ताप विद्युत प्रभाव पे होता है, या उपरोक्त सभी पे होता है। तो सौर ऊर्जा का प्रभाव हमारे किसके ऊपर होता है, फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर क्या करती है, आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए। किन पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है, तो किन पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है। तो हमारे पास पारेषण लाइन 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास शॉर्ट लाइन, कौन सी होती है, शॉर्ट लाइन होती है, कौन सी होती है, शॉर्ट लाइन होती है। एक हमारे पास होती है मध्यम, कौन सी होती है, मध्यम। और तीसरी हमारे पास होती है लॉन्ग, कौन सी होती है, लॉन्ग। तो ये हमारे पास शॉर्ट लाइन क्या होती है, 80 किलोमीटर तक की, कौन सी, 80 किलोमीटर तक की। या तो इसकी लंबाई कितनी हो, 80 किलोमीटर हो, या एल गुणा में एफ, क्या, एल गुणा में एफ हमारे पास कितनी हो, 4000, कितनी हो, 4000 किलोमीटर। तो एल लंबाई, एफ हमारे पास क्या है, आवृत्ति। तो इसके अंदर जो चीजें पाई जाती है, एक तो हमारे पास होता है आर, और एक हमारे पास होता है एल। तो आर और एल दो पाई जाती है इसके अंदर। दूसरी होती है हमारी मध्यम, तो ये हमारे पास होती है 4000 से 10,000, क्या होती है, 4000 से 10,000 तक। और इसकी दूरी कितनी होती है, 80 से 200, कितनी होती है, 80 से 200 किलोमीटर। तो इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, एक तो हमारा पाया जाता है आर, एक हमारा पाया जाता है एल, और एक हमारा पाया जाता है सी। तो इसके अंदर क्या है, आर, एल और सी तीनों पाए जाते हैं। एक हमारे पास होती है लॉन्ग, 200 किलोमीटर से ज्यादा, इसमें से 200 किलोमीटर से ज्यादा की। और एल गुणा में एफ, इसके अंदर क्या होता है, एल गुणा में एफ क्या हो, 10,000 से अधिक, क्या हो, 10,000 से अधिक। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, आर पाया जाता है, एल पाया जाता है, सी पाया जाता है, और जी पाया जाता है। तो हमारे पास किन पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है, तो हमारे पास किसके अंदर होता है, शॉर्ट लाइन के अंदर क्या होता है, ये पारेषण लाइन में कैपेसिटेंस प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। और इन दोनों के अंदर क्या ये पाया जाता है। बुखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है, तो बुखोल्ज रिले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रिले हमारे पास क्या होता है, एक सुरक्षा उपकरण होता है, सर्किट ब्रेकर के साथ इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, जनरेटर के लिए किया जाता है,
ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या आता है, अल्टरनेटर के लिए क्या आता है। तो ये किसके सिद्धांत की काम करता है, गैस के सिद्धांत पे, किसके, गैस के सिद्धांत के ऊपर ये हमारा क्या करता है, कार्य करता है, किसके, गैस के सिद्धांत के ऊपर ये क्या करता है, कार्य करता है। मोटर के लिए थर्मल ओवरलोड रिले लगाते हैं, चुंबकीय रिले लगाते हैं। तो जो बुखोल रिले उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के लिए। और पारेशन लाइन के लिए हम ट्रांसले रिले का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। परिपथ भंजक में आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो परिपथ भंजक में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तुम्हारे पास परिपथ भंजक को हम क्या बोलते हैं भाई, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर, परिपथ को जो तोड़ने वाला होता है। वायु का प्रयोग करते हैं, तेल का करते हैं, SF6 का करते हैं, निर्वात का करते हैं, या उपरोक्त सभी का। तो किसका प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो किसका प्रयोग करते हैं भाई, वायु का करते हैं। वायु के लिए हमारे पास होता है ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। तेल के लिए हमारे पास होता है OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। निर्वात के लिए होता है हमारे पास VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और SF6 होता है हमारे पास सल्फर हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सल्फर हाइड्रोक्साइड। तो आग बुझाने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। क्या, इन सभी सर्किट ब्रेकरों का प्रयोग किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो सबका प्रयोग किया जाता है। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है, तो फॉरवर्ड बायस में होता है जिसके अंदर क्या हो, हमारा धारा का क्या हो, प्रभाव, क्या हो, धारा का प्रभाव हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड पीएन जंक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च धारा होती है, बी व सी दोनों। तो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होगा भाई, धारा का प्रभाव होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, निम्न होगा। अगर प्रतिरोध निम्न होगा तो धारा क्या होगी, उच्च होगी। तो बी व सी दोनों हमारे क्या है, राइट आंसर है। उच्च प्रतिरोध किसके अंदर होगा, रिवर्स बायस के अंदर। किसके, रिवर्स बायस के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती। कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन करता है। तो कौन सा गेट गुणन प्रचालन करता है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर क्या होती है, गुणा होती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास बेसिक गेट, एक होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट, और एक होते हैं हमारे पास एक्सक्लूसिव गेट। तो जो बेसिक गेट होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बेसिक गेट में हमारे पास होता है नोट, एंड, और ये हमारे क्या बेसिक गेट है। यूनिवर्सल गेट हमारे कौन से होते हैं, एक तो होता है नैंड, और एक होता है नोर। और एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, एक्स और एक्स नोर। ये हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव गेट होते हैं। तो नोट का मतलब होता है इनवर्स, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स गेट बोलते हैं। कौन सा, इनवर्स गेट बोलते हैं। एंड का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा करना। और का मतलब होता है जोड़। तो कौन सा करता है हमारे पास, जो एंड गेट होता है वो क्या करता है, गुणन का प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है ए डॉट बी, क्या होता है, ए डॉट बी जो आउटपुट आएगी हमारे पास, जैसे 0 0 है तो इनकी 0 करेंगे गुणा, इसको 0 दी, इसको 1 दिया तो भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसको 1 दिया, इसको 0 दी तो भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसको 1 और इसको 1 दिया तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, 1। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, इसकी ट्रूथ टेबल होती है। क्या होती है, ट्रूथ टेबल। ये क्या होता है, ए डॉट बी। त्रिदा तरंग कुंडली में कितने समांतर पथ होते हैं, कौन सी, त्रिदा तरंग कुंडली में कितने समांतर पथ होते हैं। तो तरंग वाइंडिंग में हमारे पास क्या होते हैं, ए बराबर पी होते हैं। जितने समांतर पथ होंगे उतने हमारे क्या होंगे, जितने समांतर, जितने पोल होंगे उतने समांतर पथ नहीं होंगे। क्या होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर ए बराबर में ऐसा क्या होते हैं, 2 होते हैं। क्या होते हैं, तरंग वाइंडिंग के अंदर ए बराबर 2 होते हैं। और लैप में हमारे पास क्या होते हैं, लैप में होते हैं ए बराबर पोल। यानी जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथ होंगे। अब हमारे पास वाइंडिंग कौन सी है, त्रेदा है। समांतर पथ कितने इसके अंदर, 2। वाइंडिंग कौन सी है, त्रेदा। त्रेदा का मतलब होता है 3। 3 बराबर, 3 गुना में 2 बराबर में कितने हो जाएगा हमारे पास, 6। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे।
कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार की युक्ति है? तो जो कॉन्ट्रैक्टर वो किस प्रकार की युक्ति है? ऊष्मीय युक्ति है, यांत्रिक युक्ति है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है या उपरोक्त सभी? तो कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार की युक्ति होती है? हीटिंग होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है या उपरोक्त सभी? तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है। कंट्रोल पैनल के निर्माण में प्रयुक्त धातु सीट का साइज होना चाहिए। जो हम कंट्रोल पैनल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कंट्रोल पैनल बनाते हैं। इसके अंदर जो धातु प्रयोग की जाती है उसका जो सीट का साइज क्या होना चाहिए? 10 SWG, 12 SWG, 16 SWG या 14 SWG? तो हमारे पास कितना साइज उसका होना चाहिए? तो हमारे पास कितना होता है? 14 SWG। कितने का? 14 SWG। ये कंट्रोल पैनल वायरिंग के हमारे क्या है? क्वेश्चन है। ये हमारे पास है वायर प्रबंधन केबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। वायर प्रबंधन में पैनल का उपयोग होता है। तो वायर प्रबंधन के अंदर जो पैनल होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायर को सजाने के लिए, वायर को छुपाने के लिए, वायर को व्यवस्थित करने के लिए या उपरोक्त सभी? तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो वायर प्रबंधन में पैनल का उपयोग, तो पैनल के अंदर हमारे क्या लगे होते हैं भाई? तार लगे होते हैं। तो उस तार को हम क्या करते हैं? वायर को व्यवस्थित करने के लिए उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसके लिए करते हैं, व्यवस्थित करने के लिए उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके लिए वायर को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो वायर को मैंने क्या रखना भाई? सुरक्षित रखना है। उसके लिए कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? टेप, धातु क्लिप, रबड़ बैंड या उपरोक्त सभी? वायर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो धातु को सुरक्षित रखने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है, धातु क्लिप का किया जाता है, रबड़ बैंड का किया जाता है या उपरोक्त सभी? तो किसका करते हैं हमें? तो इसके लिए हम करते हैं धातु क्लिप का प्रयोग करते हैं। किसका? धातु क्लिप का। केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन त्रिज्या होती है। तो क्या भाई जब भी हम क्या करते हैं? केबल बिछाते हैं उसके दौरान जो न्यूनतम बंकन त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 3D होती है, 12D होती है, 17D होती है या 20D होती है? तो कितनी होती है हमारे पास? वो हमारे पास होती है 12D। कितनी होती है? 12D। एक संधारित्र और प्रतिरोध 50 वोल्टेज और 50 एचजेड की एसी आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। धारा 2 एम्पियर है और परिपथ में शक्ति 80 वाट है। तो प्रतिरोध की गणना करें। एक संधारित्र और प्रतिरोध 50 वोल्टेज और 50 एचजेड की एसी आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। धारा 2 एम्पियर है और परिपथ में शक्ति 80 वाट है। तो प्रतिरोध की गणना करें। तो हमारे पास प्रतिरोध की गणना करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? V बराबर में IR होता है। तो यहां से हमारे I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो ये हमारे पास प्रतिरोध के कारण होता है। तो एक सूत्र हमारे पास होता है P बराबर में V गुणा में I होता है। एक होता है P बराबर में I²R होता है। क्या होता है? I²R होता है। तो यहां से हमारे पास क्या P की वैल्यू में कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 80 वाट। कितनी दी हुई है? 80 वाट। बराबर में क्या है? I² गुणा में R। R कितना दिया हुआ हमें? R दिया नहीं हुआ हमें। R हमने क्या करना है? निकालना है। तो यहां से हमारे पास 80 बराबर में I कितना दिया? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये हमारे पास हो गया 4R। तो R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 80/4 यानी 20 ओम। कितना हो जाएगा? 20 ओम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। शक्ति ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त तेल के लिए होता है। तो जो शक्ति ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो तेल प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए होता है?
शीतलन के लिए होता है, प्रतिरोध के लिए होता है, स्नेहक के लिए होता है, या उपरोक्त सभी के लिए। तो हम इसके अंदर दो प्रकार का तेल प्रयोग करते हैं, एक करते हैं खनिज तेल का और एक करते हैं सिंथेटिक तेल का। इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। एक तो होता है हमारे पास कौन सा, खनिज तेल। किसका प्रयोग किया जाता है, खनिज तेल। तो खनिज तेल किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम शुद्धिकरण से। किससे पूछ ले तो किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम शुद्धिकरण से, पेट्रोलियम शोधन लिख लो, किसे, पेट्रोलियम शोधन से। और दूसरा होता है हमारे पास सिंथेटिक, कौन सा होता है, सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक तेल। तो ये किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन से। किसे, सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन से इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, इसे हाइड्रोकार्बन से। तो इस तेल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहां हमारे क्या भाई पहाड़ी इलाकों में लगे हो, सुरंग के अंदर ट्रांसफॉर्मर लगे हो, वहां पे इस तेल का प्रयोग किया जाता है, जहां पे उच्च क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो तेल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, शीतलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर की चाल किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। किसकी, जो डीसी सीरीज मोटर है उसकी चाल किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्मेचर डाइवर्ट विधि से, यानी आर्मेचर को बांट दें। दूसरा है फील्ड डाइवर्ट, यानी फील्ड को बांट दें। तीसरे या क्या भाई कुंडलियों को समांतर करके, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही विधि से इसकी गति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है टेप्ट विधि का और प्रयोग करते, किसका, टेप्ट विधि का और प्रयोग किया जाता है। कौन सी का, टेप्ट विधि का भी प्रयोग किया जाता है। अस्थायी वायरिंग के लिए पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी, अस्थायी वायरिंग करनी है, टेम्परेरी वायरिंग करने के लिए कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। तो अस्थायी वायरिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं भाई, मेलों में करते हैं, उत्सव में करते हैं, और जो हमारे घर के अंदर बाड़ा होता है, जहाँ पे हमारे पशु बनते हैं, वहां पे भी हम क्या कर लेते हैं, अस्थायी वायरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए कौन सी वायरिंग प्रकार सबसे अच्छी है, केसिंग केपिंग है, क्लिट वायरिंग है, TRS टायर रबड़ सीथर वायरिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी बेस्ट विधि है, क्लेट वायरिंग। कौन सी, क्लेट वायरिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। किरचॉफ का नियम संबंधित है। तो किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा से है, धारा से है, वोल्टेज से है, बी व सी दोनों से है। तो हमारे पास किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे हमें, किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए थे। कौन सा, एक था KCL और एक था KVL। ये हमारे पास कौन सा था, आवेश संरक्षण का। किसका, आवेश संरक्षण का। और ये हमारे पास किसका था, ऊर्जा संरक्षण का था। तो KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, यानी धारा का नियम भी था, और KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये दोनों, तो बी व सी दोनों, तो कौन किससे संबंधित है, धारा से और वोल्टेज दोनों से क्या है, किरचॉफ के नियम संबंधित है। आपूर्ति की आवृत्ति आधी हो जाती है तो कैपेसिटिव का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आपूर्ति की आवृत्ति आधी हो जाती है तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा। तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं XC से। किससे लिखते हैं, XC से। इकाई पूछी जाती है इसकी, क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है इकाई इसकी, ओम होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। तो XC बराबर क्या होता है, 1/2 पाई FC। क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास X उल्टे अनुपात में किसके है, F के। क्या है, F के। तो आवृत्ति क्या हो रही है हमारे पास, आधी। क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समान रहता है, आधा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, या 3 गुना हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और आवृत्ति एक दूसरे की क्या होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। प्रेरणीय प्रतिघात की SI इकाई क्या है, किसकी, प्रेरणीय प्रतिघात है। और प्रेरणीय प्रतिघात हमारे पास क्या होता है, XL होता है। क्या होता है, XL। तो XL बराबर हमारे पास होता है 2πFL। क्या होता है, 2πFL। क्या होता है, 2πFL होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणीय प्रतिघात।
तो एनरी किसकी होती है? तो एनरी होती है हमारे पास प्रेरक की। किसकी होती है? प्रेरक की। वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज की। किसकी होती है? वोल्टेज की। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी होती है? ऊर्जा की होती है। तो इसकी इकाई कौन सी होगी? तो प्रतिरोध किसकी होती है? प्रतिबाधा की होती है। किसकी होती है? प्रतिबाधा की इकाई क्या है? ओम है। एक्स एल की भी इकाई क्या? ओम है। और एक्स सी की भी क्या है? ओम है। तो कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों की इकाई भी क्या होती है? ओम होती है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई हमारे पास क्या होती है? ओम होती है। शक्ति गुणांक का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो शक्ति गुणांक हमारे पास क्या होता है भाई? ये हमारे पास एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का क्या होता है? अनुपात होता है। के डब्ल्यू बाय के वी ए क्या होता है? के डब्ल्यू बाय के वी का ये हमारे पास क्या होता है? अनुपात होता है। तो शक्ति गुणांक का जो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती कौन होता है? तो इसका जो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है हमारे पास क्यू फैक्टर होता है। क्या होता है? क्यू फैक्टर क्या होता है? इसका व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। और क्या होता है? शक्ति गुणांक आर बाय जेड होता है। जय वक्रीय तरंग प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष गुणांक होता है। तो जो शीर्ष गुणांक होता है उसका मान हमसे पूछा भाई कितना होता है? किसका? शीर्ष गुणांक का 1.11, 1.414, 0.637, 0.707। तो हमारे पास 1.11 क्या होता है? ये हमारे पास होता है फॉर्म फैक्टर। क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है। ये हमारे पास कौन सा होता है? फॉर्म फैक्टर। क्या होता है? फॉर्म फैक्टर। 1.44 हमारे पास क्या होता है? शिखर गुणांक होता है। क्या होता है? शिखर गुणांक। क्या होता है? शिखर गुणांक होता है। ये हमारे पास क्या होता है? औसत वैल्यू होती है। हमारे पास क्या होती है? औसत वैल्यू। कौन सी होती है? औसत वैल्यू। ये हमारे पास कौन सी होती है? IRMS वैल्यू होती है। क्या होती है? IRMS मान होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। किसका? कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 0.329 mg पर कुलाम। ऑप्शन बी है 0.0329 mg कुलाम। ऑप्शन सी है 0.329 mg पर न्यूटन। और ऑप्शन है डी 329 mg बाई कुलाम। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा हमारा राइट है। तुम्हारे पास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। दो चुंबकीय पोलों के बीच कार्यरत बल होता है। तो दो चुंबकीय पोल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास एन और एक होता है हमारे पास एस। जब एन और एन को पास लाया जाए तो इनके अंदर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? जब सेम पोलों को एक दूसरे के पास लगाया जाता है तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब एन और एन पोल को एक साथ लाया जाता है तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। जब एन और एस पोल को साथ लाया जाता है तो इनके अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच जो बल कार्य करता होता है क्या? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। तो चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है हमारे पास? तो हमारे पास इस प्रकार से चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है? चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। तो इसकी पूछा जाता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है? पीला। कैसी होती है? जो पृष्ठभूमि होती है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। और जो इसके अंदर ये बॉर्डर है, क्या ये बॉर्डर, ये बॉर्डर कैसे का होता है? काला रंग। कैसा होता है? काला रंग। और इसके अंदर जो निशान बनाया जाता है उसका रंग भी कैसा होता है? उसका रंग भी क्या होता है? काला होता है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोण। कैसी होती है? त्रिकोण इसकी क्या होती है? आकृति होती है। गोलाकार किसकी होती है? आदेशात्मक की और आवश्यक चिन्ह की होती है। तार की मानक गेज सीमा होती है। तो हमारे पास क्या होता है? तार होता है, उसकी मानक गेज सीमा क्या होती है? तो आपने एक SWG देखा होगा। क्या देखा होगा? SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसका प्रयोग हम तार का साइज मापने के लिए करते हैं। तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती है वो 0 से लेकर कितनी होती है? 36 तक होती है। कितने तक होती है? 0 से 36। 0 से 42, 0 से 25, 0 से 36, 0 से 50। तो कितनी होती है? 0 से 36 होती है। कितनी होती है? 0 से 36 होती है।
डीपीआईसी मुख्य स्विच में जुड़े होते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक डीपीआईसी स्विच है, उसके अंदर मुख्य रूप से क्या जुड़े होते हैं। तो डीपीआई स्विच हमारे पास किस प्रकार से होता है, तो इसका डायग्राम भी आपके पेपर में आ सकता है और पूछा जा सकता है, इनमें से डीपीआई स्विच का डायग्राम कौन सा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डीपीआईसी स्विच होता है। फुल फॉर्म क्या होती है, डबल पोल आयरन क्लैड। डबल पोल आयरन क्लैड स्विच होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो फेज होता है और एक हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल। तो फेज और न्यूट्रल क्या होते हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फेज और न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारे पास अबरक किस सामग्री का उदाहरण है। अबरक को हम क्या बोलते हैं, अबरक को बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं, माइका। तो क्या बोलते हैं, माइका किस चीज का उदाहरण है, अर्धचालक का है, अति चालक का है, चालक का है या विद्युत रोधी का है। तो अबरक हमारे पास क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक होता है। क्या होता है, अबरक हमारे पास उष्मा का अच्छा चालक होता है और विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। तो विद्युत का क्या होता है, अच्छा कुचालक होता है। तो ये हमारे पास क्या भी विद्युत रोधी है, क्या हमारे पास ये विद्युत रोधी है। नेक्स्ट हमारे पास है नरम सोल्डरिंग का तापमान होता है। जो नरम सोल्डर होता है उसका तापमान कितना होता है। तो सोल्डर नरम किससे बना सकते हैं हम, तो टीन की मात्रा बढ़ा के सोल्डर को क्या कर सकते हैं, नरम कर सकते हैं। तो एक होता है सोल्डर और एक होता है नरम सोल्डर। सोल्डर का प्रयोग किस लिए करते हैं, ज्वाइंट को मजबूत करने के लिए और चालकता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन की बिट है वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। तो जो नरम सोल्डर है उसका तापमान कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 450 डिग्री सेल्सियस से कम, 1600 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या होता है, जो नरम सोल्डर होता है उसका तापमान कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट हमारे पास है भट्ठी का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो भट्ठी का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो भट्टियों को चलाने के लिए हम दो फेज का प्रयोग करते हैं। तो आइडोमीटर से मापा जाता है, टोंग टेस्टर से मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है या सेल्सियस मीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। टोंग टेस्टर से क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। तो तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का, क्योंकि इसका तापमान क्या होता है, उच्च है और उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम तार का गलनांक होता है, किसका, नाइक्रोम तार का गलनांक होता है 800 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है भाई, तो ये हमारे पास होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी, 1400 डिग्री सेल्सियस। जल तापक गीजर, जल को गर्म करने वाला गीजर के तापन तत्वों में, क्या भाई, जल तापक गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें पानी का तापमान किसके बीच नियंत्रित और स्थिर रखा जाता है। तो गीजर का प्रयोग हम करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। तो उस पानी को गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, धारा को सेट करते हैं, भाई इतने तापमान तक हमने क्या करना है, इसको चलाना है। तो कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है, स्विच होता है 32 से 88 डिग्री के बीच में स्थापित। थर्मोस्टेट होता है 32 से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में। थर्मोस्टेट होता है 32 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो थर्मोस्टेट प्रयोग क्या आता है, क्या क्या आता है, थर्मोस्टेट प्रयोग क्या आता है, और वो कितने डिग्री पर है, 32 डिग्री से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या क्या आता है, स्थापित किया जाता है। दो भू संपर्क इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी, दो भू इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी होती है 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर। तो हमारे पास कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 2 मीटर। कितनी होती है, 2 मीटर। केबल में प्रयुक्त होने वाली विद्युत रोधी सामग्रियों में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। तो केबल के अंदर जो विद्युत रोधी सामग्रियां प्रयोग की जाती है उनमें मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, उच्च विद्युत रोधन प्रतिघात,
उच्च धारावाहिक अक्षमता, उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध या उपरोक्त सभी। तो जो केबल के अंदर जो विद्युत रोधी सामग्रियां प्रयोग की जाती है तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध इंसुलेशन होना चाहिए, ताकि धारा क्या ना आए, बाहर ना आए, धारा क्या ना हो, लीकेज ना हो। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध, उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध। तो विद्युत को रोकने के लिए उनके अंदर प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। भारत में विद्युत प्लग और सॉकेट आउटलेट, प्लग और सॉकेट आउटलेट के लिए कौन सा BIS मानक लागू होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए कौन सा नियम लागू होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 1283, इंडियन स्टैंडर्ड 1293, IS 680, IS 1045। तो इसके लिए हमारा कौन सा होता है, सॉकेट व प्लग आउटलेट के लिए हमारे पास कौन सा होता है, IS 1293। कौन सा होता है, IS 1293। डीसी मशीन का घूमने वाला भाग होता है, तो डीसी मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा होता है? रोटर होता है, अक्षेत्र वाइंडिंग होती है, स्टेटर होता है या आर्मेचर होता है? तो जब भी बात डीसी मोटर की आए तो आपने वो पहले ऑप्शन चेक करने हैं। अगर आपको पहला ही ऑप्शन रोटर दे दिया जाए तो आप फट से क्या कर दोगे, रोटर आंसर कर दोगे। लेकिन उसके बाद भी आपने तीन क्या करने हैं, आंसर देखने हैं कौन सा ऑप्शन है। तो अगर डीसी मशीन की बात आती है तो आपके घूमने वाला भाग क्या होता है, आर्मेचर होता है। क्या होता है, आर्मेचर। आपने ये ध्यान रखनी है, डीसी मशीन के अंदर जो घूमने वाला भाग कौन होता है, आर्मेचर होता है। अगर आर्मेचर ऑप्शन में ना दिया हो तब आप क्या कर सकते हो, रोटर आंसर कर सकते हो। अगर रोटर और आर्मेचर दिया हो और किसके बारे में पूछा हो, डीसी मशीन के बारे में, तुम्हारे क्या होता है, आर्मेचर। ये रोटर किसका होता है, एसी का होता है। किसका होता है, एसी का। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम है? तो जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण का नियम है? उत्पन्न ईएमएफ का है, ईएमएफ का है, ऊर्जा का है या आवेश का है? तो हमारे पास किसका पूछा भाई, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम ने क्या कहा था भाई, उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना क्या कहलाता है, लेंज का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना क्या कहलाता है, लेंज का नियम कहलाता है। और ये किसके संरक्षण का नियम होता है हमारे पास? तो ये हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। किसका, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। किसका, ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी। डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? किसका भाई, डीसी सीरीज मोटर के लिए जो सुरक्षा करनी है कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? 3 बिंदु का, 2 बिंदु का, 4 बिंदु का। तो कौन से का किया जाता है, 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। 3 और 4 का किसके लिए किया जाता है, 3 और 4 का क्या आता है, संट के लिए, और संट और कंपाउंड के लिए। किसके लिए, कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में 240 वोल्टेज की आपूर्ति के साथ संयोजित है। प्राथमिक व द्वितीयक टर्न 1:4 है, तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा? तो ट्रांसफॉर्मर का क्या भी काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हमें दिया हुआ है V1 बराबर में 240, कितना, 240। N1 हमें दिया हुआ कितना, 1, और N2 हमें दिया हुआ है 4। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये हमारे पास कितना है, 4 गुना है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो 4 से इसकी गुना करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48 दूनी 96, 960 वोल्टेज हो जाएगी। कितनी, 960 वोल्टेज हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हमारे पास कौन सा है, स्टेप अप है। इसके प्राइमरी में टर्न क्या है, कम है, और सेकेंडरी में क्या है, ज्यादा। अगर आपने निकालना तो हमारे पास क्या होता है, V2 बटे क्या होता है, V2 बटे V1 बराबर में N2 बटे में N1। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, V2 हमने क्या करनी है, निकालनी है। N1 V1 की वैल्यू कितनी है, 240 है। बराबर में हमारे पास क्या है, N2 हमारे पास कितना है, 4 है, और N1 हमारे पास क्या है, 1 है। तो इनकी आर पार गुणा कर दो, ये क्या हो गया, V2 बराबर में हमारे पास क्या हो गया, N1 गुणा में V2 बराबर में क्या हो जाएगा, V1 गुणा में N2। तो यहां से हमारे पास V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 गुणा में N2 बटे में N1। V1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 240, N2 कितना दिया हुआ है, 4, और N1 कितना दिया हुआ, 1। तो हमारे पास कितना हो गया, 960 वोल्टेज होगी। कितनी होगी,
960 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर सी। सिंगल फेज मोटर का परिवर्तित बला गुण होता है। तो जो घूमने वाला बल होता है सिंगल फेज मोटर का, वो कैसा होता है? तो हमारे पास क्या होती है? सिंगल फेज मोटर क्या नहीं होती? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर क्या भाई घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाता। तो इसका जो परिवर्तित बला गुण क्या होता है? उच्च होता है, मध्यम होता है, शून्य होता है या निम्न होता है? तो इसका क्या होता है भाई? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। डबल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में बारी केज की छड़ किस धातु की बनी होती है? तो क्या पूछा भाई? जो डबल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर होती है उसमें जो बारी केज होती है वो किस चीज की बनी होती है? तांबे की बनी होती है, पित्तल की बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है या लोहे की बनी होती है? तो हमारे पास जो बारी केज होती है वो किसकी बनी होती है? पित्तल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पित्तल की बनी होती है। और इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। और जो आंतरिक होती है हमारे पास किसकी होती है? वो आंतरिक होती है हमारे पास तांबे की। इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोल पिच का सूत्र क्या है? किसका? पोल पिच का सूत्र क्या है? स्लोटों की संख्या बटे में पोलों की संख्या, पोलों की संख्या गुणा में स्लोटों की संख्या, स्लोटों की संख्या प्लस में पोलों की संख्या या इनमें से कोई नहीं। हमारे पोल पिच क्या होती है? दो पोलों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या होते हैं? दो पोल होते हैं एन और एन एस। ये दो पोल होते हैं, इनके पोलों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पोल पिच बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है? ये होती है हमारे पास स्लोटों की संख्या बटे में पोलों की संख्या। क्या? स्लोटों की संख्या बटे में पोलों की संख्या। सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में सहसंयोजक बैंड तोड़ने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास ही तीन प्रकार के होते हैं बैंड। एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो शुरू में सारे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? कंडक्शन बैंड होते हैं। ये इनके बीच में क्या होता है? ऊर्जा अंतराल होता है। कह रहा है इसको तोड़ने के लिए, इस सहसंयोजन बंध को तोड़ने के लिए सिलिकॉन को कितनी वोल्टेज की जरूरत होती है? 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो इसको कितने की होती है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है। गुरुत्व नियंत्रण वाले उपकरण का प्रयोग किस स्थिति में रखना चाहिए? तो जो गुरुत्व नियंत्रण के द्वारा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनको किस स्थिति के अंदर रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना चाहिए, अक्षैतिज स्थिति में रखना चाहिए, किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या कर, कौन सी स्थिति में रखना होता है? हमें ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर रखना होता है। कौन सी में? ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर इसको हमने क्या करना होता है? रखना होता है। ये तो भाई हमारे टेक्निकल क्वेश्चन है। और अब हमारे क्या आगे भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे जो तो आपके 10% पूछे जाने हैं। इसके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसको भी हमने शामिल किया है। तो जीरो लेवल से हमारा क्या हो रहा है? कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम आपके क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको क्वेश्चन करवा सकते हैं, उनका उत्तर बता सकते हैं क्या होगा। जो पहले के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन वो सारे हमने आपके लिए कलेक्ट कर रखे हैं। और 20 से 25 प्रैक्टिस सेट के अंदर हम आपको इंपोर्टेंट 300 से 400 कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? क्या पितामह किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है, विंटकर्फ को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह हम किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट का जनक। क्या पूछा भाई? इंटरनेट जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो पूछा भाई आपको पता होना चाहिए इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है, विंटकर्फ को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो हम किसको बोलते हैं भाई? इंटरनेट का जनक हम बोलते हैं विंटकर्फ को। किसको बोलते हैं? विंटकर्फ को बोलते हैं। और कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है?
कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइनरी होती है, बिट होती है, निबल होती है या उपरोक्त सभी? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट। और बिट के बाद हमारी क्या आती है? निबल। क्या आती है? निबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। किसका? इसका प्रयोग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या इसका पिता किसे कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। न्यूटन को कहा जाता है, फ्लेमिंग को कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, या रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो जो आज के समय में क्या भाई एआई तकनीक सबसे ज्यादा प्रयोग होने लग रही है, तो सारा काम एआई से होने लग रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका पितामह किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को इसका क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट किस कैसी कुंजी है? तो हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर ये की होती है। तो पूछ रहा भाई जो कंट्रोल है, शिफ्ट है और अल्ट है, कैसी कुंजी है? न्यूमेरिक कुंजी है, मॉडिफायर कुंजी है, प्राथमिक कुंजी है, या उपरोक्त सभी? न्यूमेरिक हमारे पास क्या होती है? एक 0 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या होती है? न्यूमेरिक होती है। तो ये हमारे पास कैसी है? ये हमारे पास होती है मॉडिफायर की होती है। कौन सी होती है? मॉडिफायर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट में प्रयोग होने वाली भाषा। तो जो इंटरनेट के अंदर जो भाषा प्रयोग होती है वो कौन सी होती है? जावा, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी प्रयोग होती है हमारे इसके अंदर? इंटरनेट के अंदर जो भाषा प्रयोग होती है कौन सी होती है? जावा। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। वाईफाई की का पूर्ण रूप, तो सबसे ज्यादा आप इसका प्रयोग करते हो आज के समय में वाईफाई का। इसका वाईफाई का, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फॉर्मूला, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फंक्शन, वायरलेस फोर्ट्रॉन। तो वाईफाई की फुल फॉर्म हमारे क्या पास क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म हमारे पास होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अर्पानेट 25, अर्पानेट 12, अर्पानेट या एप्पल? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा हमारे पास है? तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर हमारे पास होता है अर्पानेट। कौन सा है? अर्पानेट। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? अर्पानेट। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है HTTP, वेब ब्राउजर, कंपाइलर, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। कंपाइलर क्या होता है? दोबारा से किसी फाइल को कंपाइल करना। वेब ब्राउजर HTTP, हाइपर टेक्स्ट होता है इस प्रकार से ये हमारे पास। तो हमारे पास किसका प्रयोग करते हैं? हम वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक डिवाइस है। तुम्हारे पास क्या? एक तो माउस है जिसको आप क्या बोलते हो? चूहा बोलते हो। एक हमारे पास क्या है? ट्रैक बॉल है। और एक हमारे पास क्या? जॉयस्टिक, जिससे हम क्या खेलते हैं? गेम खेलते हैं। तो पूछ रहा भी किस कैसे डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्राम डिवाइस है, या उपरोक्त सभी? तो ये हमारे पास कैसे होते हैं? ये हमारे पास क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। इसके बाद आगे भाई हमारे हरियाणा जीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20। कितने? 20। तो वो क्वेश्चन भी हमने आपके लिए शामिल किए हैं। कितने इस टेस्ट के अंदर? 20 क्वेश्चन किसके हैं? हरियाणा जीके। तो पहला क्वेश्चन, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो आप सोचते हो भाई इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे हरियाणा जीके से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 4 से 5 आपको। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी?
तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1965 को, 2 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को, 25 नवंबर 1967 को। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा गांव है? क्या पूछा भाई? हरियाणा के उत्तर में कौन सा गांव है? तो देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। ये होता है हमारे पास पूर्व, क्या ये हमारे पास है पूर्व, ये हमारे पास है पश्चिम, ये हमारे पास है पश्चिम, ये हमारे पास है उत्तर, और ये हमारे पास क्या है? दक्षिण। ये हमारे पास क्या है? दक्षिण। तो यहाँ पे हमारे पास जो जिला है वो तो हमारे पास क्या है? यमुनानगर है। कौन सा है? यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर। और गांव पूछे तो कौन सा है? ताजेवाला। कौन सा है? ताजेवाला। यहाँ पे हमारे पास उत्तर में हमारे पास क्या है? पंचकुला है। कौन है? पंचकुला है। और गांव कौन सा है? शाहपुर। कौन सा है? शाहपुर। कौन सा गांव इसके अंदर है? शाहपुर। यहाँ पे हमारे पास जिला कौन सा है? तो जिला हमारे पास है सिरसा। कौन सा है? जिला है सिरसा। और गांव कौन सा है? चौटाला। कौन सा गांव है? चौटाला। यहाँ से हमारे पास ये गांव, जिला हमारे पास है मेवात। जिला कौन सा? मेवात है। और गांव कौन सा है? दोहा। कौन सा है? दोहा गांव है। तो पूछा भाई हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला है? तो किसमें पूछा है? उत्तर में गांव पूछा है। गांव तो हमारे पास है शाहपुर, और जिला कौन सा है? पंचकुला। तो कौन सा हमारे पास है? शाहपुर गांव है। कौन सा गांव है? शाहपुर गांव है। कौन सा गांव है? शाहपुर गांव है। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो हरियाणा के दक्षिण में कौन सा जिला है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण में हमारे पास कौन सा जिला है? ये हमारे पास होता है पूर्व, ये हमारे पास पश्चिम, ये हमारे पास है उत्तर, और ये हमारे पास क्या? दक्षिण है। तो नीचे हमारे पास जो जिला कौन सा है? वो हमारे पास है मेवात। कौन सा है? मेवात जिला है। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 21 जिले थे, 9 थे, 7 थे, या 15 थे? तो आपने नाम याद रखना है अमर कागज। कागज अमर है। क्या नाम याद रखना है? कागज अमर है। क्या है? कागज अमर है। तो आपसे पूछा सकता भाई गठन के समय इनमें से कौन से जिले थे? करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार। तो कितने थे? 7। कितने जिले थे? 7 जिले थे। करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार। तो कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने? 7 जिले थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को लगती है? हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को लगती है? 7, 5, 8, 11। तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को लगती है? तो जो हरियाणा की सीमा हमारे पास है वो 5 राज्यों को लगती है। कितने राज्यों को लगती है? 5 राज्यों को लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को लगती है। तो हमारी सबसे ज्यादा किसको लगती है? 1294 किलोमीटर की सबसे ज्यादा किसको लगती है? आरजे को, राजस्थान को। तो हमारे पास क्या है? हरियाणा के 7 जिले, तो राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ये किसके है? राजस्थान के साथ है। फिर हमारे पास है यूपी के। यूपी, हरियाणा के 7 और यूपी के कितने हैं? 6 जिले हैं। फिर हमारे पास है पंजाब, हरियाणा के 7 जिले, पंजाब के कितने हैं? 6 जिले हैं। फिर हमारे पास हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिले हैं, और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं। फिर हमारे पास है यूके के। यूके के हमारे पास क्या है? एक एक जिला है। क्या है? क्या एक एक जिला है। और इसके जो साथ हमारी सीमा लगती है, सबसे छोटी लगती कितने? 11 किलोमीटर की। ये हमारे पास है एचपी और आरजे, राजस्थान के साथ है। ये हमारे पास है हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और यूपी, हरियाणा और पंजाब। ये हमारे पास है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारी ये सीमा लगती है। कितने राज्यों को लगती है? 5 को, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। सबसे बड़ी लंबी रेखा किसके साथ? हमारी राजस्थान के साथ है, 1294 किलोमीटर है। और उत्तराखंड के साथ कितने की है? 11 किलोमीटर की है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हिसार है, सिरसा है, फरीदाबाद है, या गुरुग्राम है? जब हरियाणा का गठन हुआ सबसे बड़ा जिला था हमारे पास हिसार। क्या था?
हरियाणा के गठन के समय जो सबसे बड़ा जिला था वो था हिसार। हिसार से काफी जिले बना दिए गए, भिवानी बना दिया गया है, सिरसा बना दिया गया है, फतेहाबाद बना दिया गया है। और हरियाणा के अंदर एक ऐसा जिला है जिसके गठन के बाद उसमें से कोई भी जिला नहीं बना, कौन सा है? जींद। कौन सा? जींद जिला। तो सबसे बड़ा जिला हमारे पास कौन सा है? सिरसा है। कौन सा है? सिरसा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 4273 है। कितना है? 4273 है। और इसका हिसार का कितना है? 3983। कितना है? 3983। फरीदाबाद हमारा क्या सबसे छोटा जिला है? कितना है? 793 है। और इसके साथ एक क्या आता हमारा? पंचकुला। कौन सा आता है? पंचकुला। तो पंचकुले का हमारे पास कितना है? 898। कितना है? 898। हरियाणा किस भाषा का शब्द है? तो हरियाणा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, फारसी का है, संस्कृत का है या मलयालम का है? तो हरियाणा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, फारसी का है, संस्कृत का या मलयालम का है? तो हमारे पास किसका ये होता हमारे पास किसका है? फारसी का। किसका? संस्कृत का, सॉरी, किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके हरियाणा जीके के। हरियाणा की समानता किस देश से है? तो हरियाणा की समानता किस देश के समान है? फिनलैंड के समान है, ब्राजील के समान है, डेनमार्क के समान है या ऑस्ट्रेलिया के समान है? तो हरियाणा की समानता किस देश के साथ है? तो डेनमार्क के। किसके? डेनमार्क के समान हरियाणा की समानता है। हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। तो हरियाणा का शेक्सपियर कौन है भाई? कपिल देव है, दीपचंद बहमन है, बाजे भगत है या मुंशीराम है? तो हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है, दीपचंद बहमन को क्या जाता है, बाजे भगत को कहा जाता है या मुंशीराम को कहा जाता है? तो कपिल देव हरियाणा क्या भाई? हरिकेन है। क्या है? हरिकेन है। क्या है? हरिकेन। क्या हरिकेन है? और मुंशीराम क्या भाई? मुंशीराम है जांडली खुर्द के अंदर पैदा हुए थे। किसके? कौन से गांव में? जांडली खुर्द। और कौन से जिले का गांव है? फतेहाबाद का। कौन से का है? फतेहाबाद का। जो चीजें पहले इन्होंने बता दी थी, जो आज के समय में जो चीजें घटित हो रही है वो क्या मुंशीराम ने पहले ही बता दी थी। तो ये क्या एक महान कवि है। क्या है? महान कवि। तो इन्होंने काफी कविताएं लिखी है। क्या ये एक महान कवि है? क्या भी महान कवि है? मुंशीराम, गांव जाडली खुर्द में इनका जन्म हुआ था। तो हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है दीपचंद बहमन को। किसको कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? किसका? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को, सूरदास को, मूलचंद जैन को, देवीलाल को? तो लक्ष्मीचंद को हम क्या बोलते हैं भाई? सूर्य कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य कवि। सूरदास को क्या बोलते हैं भाई? सूफी संत की मीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरदास को सूफी संत की मीरा बोलते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद के अंदर हुआ था। मूलचंद जैन, तो मूलचंद जैन को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवीलाल, इनका जन्म सिरसा जिले के अंदर हुआ था, चौटाला गांव में। इनको क्या हम भाई ताऊ के नाम से जानते हैं। बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी इन्होंने। ये 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे और बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। और किसानों का ब्याज क्या किया था इन्होंने? माफ किया था। इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है और इनको ताऊ के नाम से काफी प्रसिद्धि मिली थी देवीलाल को। हरियाणा का क्षेत्रफल, तो हरियाणा का क्षेत्रफल बताना भाई कितना है? 48,232 वर्ग किलोमीटर है, 42,580 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है या 44,936 वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना हमारे पास भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा को पंजाब का कितने प्रतिशत हिस्सा मिला था? जब हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा को जो पंजाब का हिस्सा था उसका कितने प्रतिशत हिस्सा मिला था? 45.45%, 25.2%, 35.18% या 18%? तो 1 नवंबर 1966 को
हरियाणा अलग हुआ था तो उस समय कितना हिस्सा मिला था, तो 35.18% हिस्सा हरियाणा को पंजाब का मिला था। और किस भाषा पे, किस आधार पे, भाषा के आधार पे। हरियाणा में पहले प्रतिपक्ष नेता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक पेपर में आया नहीं है लेकिन आ सकता है। हरियाणा में पहले प्रतिपक्ष नेता थे, तो हरियाणा के अंदर जो पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। तो अब पूछा भाई पहले प्रतिपक्ष नेता कौन थे, देवीलाल, राव वीरेंद्र, प्रताप सिंह या हुकम सिंह। तो हरियाणा विधानसभा के पहले प्रतिपक्ष नेता थे प्रताप सिंह। कौन थे, प्रताप सिंह। कौन थे, प्रताप सिंह। हरियाणा बना उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जब हरियाणा बना उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हरियाणा के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था, हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था, 18वां बना था, 17वां, 15वां, 12वां। तो हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत शायद 18वां संविधान संशोधन था और 17वें राज्य के रूप में हरियाणा बना था। तो कौन से रूप में बना था, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा बना था। तो कौन से राज्य के रूप में, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा का राजकीय खेल है, क्या पूछा भाई, हरियाणा का राजकीय खेल है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल, कुश्ती। तो हरियाणा का राजकीय खेल आपने बताना भाई कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा भाई, कुश्ती है। कौन सा है, कुश्ती है। हॉकी किसका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कुश्ती है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1977, 1985, 1996, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, चौधरी बंसीलाल ने की थी। किसने की थी, चौधरी बंसीलाल ने। किसने की थी, चौधरी बंसीलाल ने की थी। 26 अगस्त 1927 को ये गोलागढ़ गांव के अंदर पैदा हुए थे। कौन से गांव के अंदर है, गोलागढ़ गांव के अंदर ये पैदा हुए थे। और 27 मार्च 2002, क्या भाई, कब, 27 मार्च 2002 को इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। 2002 नहीं भाई, 2006 को, कितने को, 27 मार्च 2006 को इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। गोलागढ़ के अंदर ये पैदा हुए थे। और हरियाणा विकास पार्टी की इन्होंने क्या की थी स्थापना, इसका निशान पूछा था लड़का और लड़की। क्या है, लड़का और लड़की। तो इस पार्टी का निशान क्या था, लड़का और लड़की, इस पार्टी का क्या था, निशान था। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, बंसीलाल ने की थी। कब, 1996 के अंदर। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भागीरथ राजा के नाम से भी इनको जाना जाता है। हरियाणा के अंदर सबसे पहले हर गांव तक बिजली पहुंचाने का जो श्रेय इन्हीं को जाता है। 1970 के अंदर हर गांव के अंदर इन्होंने क्या पहुंचा दी थी, बिजली पहुंचा दी थी। और इनका एक फेमस डायलॉग था, मास्टरा की मरोड़ और जो रोड है उनके अंदर मैं मोड़ नहीं छोड़ूंगा। क्या, मास्टरा की मरोड़ और रोड़ा के मरोड़ मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। रोड के मोड़ और मास्टरा की मरोड़ दोनों ही क्या कर दूंगा, खत्म। इनका क्या था, प्रसिद्ध डायलॉग था। उसके बाद क्या, मास्टर धरने पे बैठ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आजाद हरियाणा की पहली पार्टी। जब हरियाणा का गठन हो गया था उसके बाद हरियाणा के अंदर बनने वाली पहली पार्टी कौन सी थी, हरियाणा विकास पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल थी, हरियाणा विशाल पार्टी थी या अजका थी। तो हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी, बंसीलाल ने। किसने, बंसीलाल ने। इंडियन नेशनल लोकदल
ओम प्रकाश चौटाला ने। हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र ने। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र ने। जो आज इनका बेटा मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, कब बनाई थी? 1967 को। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। अंजका किसने बनाई थी? चौधरी भजनलाल ने 2008 में। किसने? चौधरी भजनलाल ने 2008 में। तो राजनीति का पीएचडी किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। हरियाणा विशाल पार्टी थी जिसकी स्थापना किसने की थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। और इसका निशान क्या था? उगता हुआ सूरज। कौन सा था? उगता हुआ सूरज। कौन सा था? उगता हुआ सूरज इस पार्टी का क्या था? चुनाव चिन्ह का। नेक्स्ट हमारे पास भी हरियाणा की पहली महिला विधायक। तो क्या पूछा भाई? हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी? चंद्रावती थी, रेणुका बिश्नोई थी, किरण चौधरी थी, स्नेहलता थी। तो हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी? ये आपने बताना भाई। चंद्रावती थी, रेणुका बिश्नोई थी, किरण चौधरी थी या स्नेहलता थी? तो कौन थी हमारे पास? तो हमारे पास थी स्नेहलता। कौन थी? स्नेहलता। और 1982-83 के अंदर ये बनी थी। कब? 1982-83 के अंदर। और इस क्लास का हमारा जो हमारे 100 क्वेश्चन थे उसका अंतिम क्वेश्चन है। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हम फ्री में आप बच्चों को यूट्यूब के ऊपर सारा सिलेबस करवा दिया है। 2000 क्वेश्चनों की सीरीज भी शुरू कर रखी है और अब मैंने क्या बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिया है। तो हो सकता है भाई हम हर संडे को आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दें। क्या भाई? अगर सारी चीजें अच्छे प्रकार से चलती रही और आपने हमारा सहयोग किया तो हर संडे को आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 70 टेक्निकल के, इसमें तो हमारे टेक्निकल थे। आगे जो हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे उसके अंदर आपके WCS के क्वेश्चन भी क्या किए जाएंगे? शामिल किए जाएंगे। 10 कंप्यूटर के, 20 हरियाणा जी के क्वेश्चन है, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलेंगे। साथ में इंडिया जी के भी क्वेश्चन अगले जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था, उसका अंतिम क्वेश्चन है बंसीलाल रक्षा मंत्री कब बने थे? तो बंसीलाल रक्षा मंत्री कब बने थे? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पहले नंबर पे भजनलाल थे, दूसरे पे कौन थे? बंसीलाल। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था? भजनलाल का। उसके बाद था किसका? बंसीलाल का। तो आपने एक बात याद रखनी है, इसके लिए आपने याद रखना बंसी रह, क्या याद रखना है? बंसी रह परी, बंसी रह परी रेल में गई। किसमें? बंसी रह परी रेल में गई। तो ये आपने नाम याद रखना है। तो इसके अंदर जो जो चीज या जिस जिस चीज के मंत्री बने थे, कौन? बंसीलाल है, वो आपको बता रहे हम। बंसी रह परी रेल में गई, बंसी से हो गया बंसीलाल, आर से हो गया रेल मंत्री। क्या हो गया? रेल मंत्री। क्या हो गया? रेल मंत्री। क्या हो गया? रेल मंत्री। परी से हो गया परिवहन मंत्री। कौन हो गया? परिवहन मंत्री। कौन हो गया? परिवहन मंत्री। और ये हमारे पास रेल नहीं हुई, ये हमारे पास क्या? रक्षा मंत्री है। क्या है? रक्षा मंत्री है। कौन सा है? रक्षा मंत्री। और इससे रेल से क्या हो गया भाई? रेल मंत्री। तो ये सेंटर सरकार के अंदर है, इन 3 पदों के ऊपर रहे हैं। किस किस के अंदर है? रक्षा मंत्री बने थे 1975 में। कब बने थे? 1975 में रक्षा मंत्री बने थे। 1984 में परिवहन मंत्री बने थे। क्या बने थे? परिवहन मंत्री। और 1985 में बने थे ये रेल मंत्री। क्या बने थे? रेल मंत्री। और क्या है, इनकी जब सरकार बनी थी तो इन्होंने 1 जुलाई 1996 को 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी करी थी। क्या करी थी? शराबबंदी। क्या करी थी? शराबबंदी करी थी। और 1 अप्रैल 1998 को ये वापस ले लिया था अध्यादेश। क्या ले लिया था? 1 अप्रैल 1988 को क्या ले लिया था? ये अध्यादेश वापस ले लिया था। इनके लड़के का नाम था चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो एक विमान दुर्घटना के अंदर मारे गए थे। उनकी पत्नी है किरण चौधरी, जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी की तरफ से। और उनकी बेटी है किरण चौधरी, जो फिलहाल हमारे क्या भाई मंत्री बनी हुई है सरकार के अंदर। उनका नाम है श्रुति चौधरी। क्या नाम उनका? श्रुति चौधरी। तो बंसीलाल रक्षा मंत्री कब बने थे? तो बंसीलाल रक्षा मंत्री बने थे 1975 के अंदर। कब बने थे?
1975 के अंदर। कब बने थे? 1975 के अंदर रक्षा मंत्री बने थे। 1984 के अंदर परिवहन मंत्री बने थे और 1985 के अंदर क्या बने थे? रेल मंत्री बने थे। यह था हमारा भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये आपको अगर अच्छे प्रकार से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।